जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फ़ारान। फ़िज़ा अलील हैं, उसके बाइस एक दो रोज़ ये प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फॉर्मेट के मुताबिक चलते हैं ख़बरों की जानिब। रोज़नामा एक्सप्रेस ने वही सुर्खी जमाई है जिस पर गुज़िश्ता रोज़ से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस का फ़ैसला महफूज, पीर को सुनाया जाएगा। ख्वाजा हारिस की एक हफ़्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद, दस्तावेज़ात जुम्मे तक जमा करा सकते हैं। अदालत, नवाज शरीफ का कंपनियां चलाने से ताल्लुक़ था, न तनख्वाह ली, वकील के दलाइल। और इसके साथ जुल्म खलील ज़ात की एक जो मुलाकात हुई हमारे सिपह सालार आर्मी चीफ से, जनरल कमर बाजवा साहब से, उसके बारे में एक्सप्रेस ने लिखा है जी कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा, ये कहना है हमारे आर्मी चीफ का। और उसमें जो मुलाकात है उसमें अमरीकी नुमाइंदे ने अफ़गान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुत्तहिदा अरब इमारात में तालिबान अमरीका मुज़ाकरात के बाद ये दौरा उनका बताया जाता है बहुत अहम रहा। और उसके साथ जो रोज़नामा जंग है उसने भी तकरीबन यही जो मेन अपनी अपर एंड सुर्खी जो जमाई है वही, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस का फ़ैसला पीर को होगा, मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। लेकिन जंग ने अपनी मेन लीड जो ली है अब वो ली है वो जो मिनी बजट की बात हुई है कि बिजली मज़ीद महंगी होगी, 130 अरब का बोझ, नेपरे का फ़ैसला मालियाती खसारा पूरा करने के लिए आइंदा माह मनी बजट लाने और टैक्सों में इजाफे पर गौर किया जा रहा है वज़ीर ख़जाना। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये IMF की जानिब से एक फरमाइश है, वो पूरी की जाएगी। रुपए की कदर बढ़ने लगी, डॉलर पर इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ असद उमर। मार्केट रिएक्शन को 2 घंटे में कंट्रोल किया गवर्नर स्टेट बैंक, वो जो डॉलर्स में इजाफा हुआ था उस पर। और रोज़नामा उम्मत के हवाले से कहें तो उसने अपनी सुर्खी जो शह सुर्खी होती है वो ये जमाई है जरदारी साहब के हवाले से। जरदारी के लिए दो तरफ से शिकंजा तैयार, अमरीकी फ्लेट जाहिर न करने, रेफरेंस का हुकूमती ऐलान, मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT रिपोर्ट मुकम्मल, आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाने का इम्कान, अनवर मजीद बेटा गनी मरकजी मुलजिम करार, सिंध हुकूमत की अहम शख्सियात भी जद में आ गई, मुमकिन गिरफ्तारियों पर भरपूर एहतजाज की हिदायत। यानी पार्टी की जानिब से आप 2-4 ये 10-15 रोज़ में बहुत ज़्यादा यानी कि आप आसिफ जरदारी को एक्टिव देखा। उसमें एक खबर उन्होंने ये भी दी, खसारा पूरा करने की हुकूमती पॉलिसी ने भरकस निकाल दिया, ताजिर से लेकर आवाम तक सब परेशान, डॉलर महंगा होने से भी गिराने की लहर आई। ये एक उसमें ये उम्मत ने ये खबर दी है। और अगर डॉन को हम देखें तो अगेन वही के वो जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे IMF के हवाले से, मनी बजट प्लान्ड एज IMF, गवर्नमेंट स्टिल डिफर। और दूसरी उन्होंने एक जो मुलाकात वही जो जुल्म खलील ज़ात वाली बात थी, US टर्म्स पीस टॉक विद तालिबान प्रोडक्टिव। और अगर हम फिर द न्यूज़ को देखें तो अगेन उसने वही जो जंग ने मोस्टली वही ख़बरें होती हैं और उसमें पावर टैरिफ गोज़ अप बाय ₹1.27 पर यूनिट। और वही मुलाकात के हवाले से, एफर्ट फॉर अफ़गान पीस रीजनल स्टेबिलिटी टू गो ऑन, जनरल बाजवा। और ट्रिब्यून ने भी वही बात की है कि जो अपनी शेयर सुर्खी, गवर्नमेंट ऑफर्स IMF ₹190 बिलियन इन न्यू टैक्सेस फॉर बेल आउट। ये और इससे मिली जुली ख़बरें हम उस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ कानून के शोबे से है, अवाम अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं लेकिन अवाम की जानिब से भी अदालतों में पेश होते हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने की है। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली शाह साहब, एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपने शाह साहब ख़बरें तो सुनी जी, अब इसमें से आगाज़ चलें आप करते हैं नवाज़ शरीफ से कर लेते हैं उन पर, क्योंकि कल से बड़ी गुफ्तगू हो रही है। और आप कैसा समझ रहे हैं कि ज़ाहिर है कि आपका लॉ से ताल्लुक़ है कि अभी महफूज हो गया, वो कहते हैं जी मुझे मज़ीद सुनना चाहिए था, अदालत कहती है नहीं जी बस चूँकि सुप्रीम कोर्ट से ज़ाहिर है कि एक बाइंडिंग है, वक्त की पाबंदी है। औज़ुबिल्लाह मिनश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इस वक्त देखा जाए केसेस जो अदालतों में जो चल रहे हैं
इनमें मेन रोल होता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का, जी जी। कि हमारी प्रोसिक्यूशन किस हद तक उन केसेस के एविडेंस को जो है अदलिया के सामने लेके आती है। अब इल्ज़ाम तो लग जाते हैं और चार्जशीट्स भी बन जाती हैं, फिर गवाह सबूत इनको इकट्ठा करना, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ये एक बड़ा अहम रोल होता है। अब चूँकि पीर वाले दिन जो है फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, अर्लियर भी अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आ चुका था जिसको सुप्रीम कोर्ट से रिमांड बैक किया गया कि इनको दोबारा सुने और इनको देखा जाए। सही। अब मौजूदा क्या फ़ैसला आता है ये तो पीर को ही ज़्यादा बेहतर तौर से मालूम हो सकेगा। हाँ, तो उसके बाद अच्छा ये एक बात की जाती है शाह साहब कि ये अमूमन बहस होती है, मुबाहिसे भी होते रहते हैं कि अदालत के फ़ैसले पे बात की जा सकती है, जो कंडक्ट है उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। ऐसा है कि अदालत का कोई जो भी फ़ैसला आता है उस पर गुफ्तगू हो सकती है? देखिए, जो फ़ैसले के जो कंटेंट्स होते हैं उसको बगौर देखा जा सकता है, उन पे उनके पहलू देखे जा सकते हैं कि वो किस पैराए में जो है जज साहब कहना क्या चाह रहे हैं। अब मैं समझता हूँ जो तज्ज़िया है कि जजमेंट को एक जुडिशल माइंड के तहत पढ़ना चाहिए, उसके पैराए में देखना चाहिए कि जज साहब क्या कह रहे हैं और उसके जो है ना पूरी डिटेल्स में क्या है। अब बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक पार्ट ऑफ द जजमेंट को लिया जाता है और रिमेनिंग को छोड़ दिया जाता है, तो फिर एक मिस न्यूज़ जो है ना वो आ जाती है। अच्छा, उसमें शाह साहब अभी एक और बात की, जो एक मनी बजट की बात हो रही है कि 190 बिलियन के नए टैक्सेस, कोई बोलता है 130 अरब रुपए के नए टैक्सेस होंगे। इस तमाम सूरत हाल को किस सिनेरियो में देखते हैं कि एक जानिब हम हुकूमत ये कहती है कि हम IMF से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे और ना हम उसकी डिक्टेशन पर चलने को तैयार हैं, और अब तक ये देखा गया है कि शायद ये तीसरी मरतबा होगा जब ये अगर इसको प्लान कर लिया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, जो मनी बजट की भी बात हो रही है। तो ये मैनेजमेंट में गड़बड़ चल रही है, ये क्या मामला है कि जी सारा आप काम करें कि जी माजी की हुकूमतों पर डाल दें कि ना आप उनके किए को भुगत लें, तो फिर हमारा टैलेंट कहाँ गया जो मौजूदा हुकूमत है? फ़ारन साहब देखें, जो भी गवर्नमेंट आती है वो तो यही कहती है कि जो किया धरा है वो पिछली गवर्नमेंट का है, हमें ख़जाना खाली मिला है। मतलब हम तो ये अब आदी हो चुके हैं ये लफ्ज़ सुनने के लिए। लेकिन एक जो प्रॉपर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है वो एट दी टाइम हमें लोअर लेवल पे तो नज़र नहीं आ रहा। अब अपर लेवल पे ये जो बजट्स आ रहे हैं, IMF से पहले कहा गया कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, अब IMF के साथ जो है ना नेगोशिएशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, तो अब इससे मज़ीद एक महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आएगा इससे। अच्छा, एक फिर आसिफ जरदारी साहब की भी हमने जो गुफ्तगू की के, और उसमें उम्मत ने अपनी जो मेन स्टोरी है उम्मत ने उसको बयान किया कि भाई दो तरफ से शिकंजा तैयार हो गया। एक तो ये जो JIT की रिपोर्ट है वो आ रही है, मे बी के कल पेश हो जाए, और इस बारे में 24 दिसंबर तो बड़ा अलामती कहा जा रहा है दोनों जानिब, यानी नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी, आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी। तो ये जो बात एक चल रही है कि एक तो JIT रिपोर्ट हो गई, दूसरी उन्होंने कहा जी फ्लैट जाहिर नहीं किया गया था, वो कहते हैं जी हम डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो इसको आप एक कानून की नज़र में कैसे देख रहे हैं? पहले तो JIT देखे, अदालतों की तरफ से कहा जाता था कि JIT की रिपोर्ट नहीं तस्लीम की जाती थी। कराची उसकी बड़ी मिसाल है, आपने देखा कि जब ऑपरेशन ऑन गोइंग था JIT रिपोर्ट अदालत में पेश होती थी, JIT की रिपोर्ट को वो नहीं कंसिडर करते थे। देखिए, JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो एक रिपोर्ट होती है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नुमाइंदों को शामिल किया जाता है ताकि जो वाक़या हुआ है उसके रियल फैक्ट्स को सामने लाया जा सके। अब मौजूदा सिनेरियो में अगर देखें जाए, जो JIT की रिपोर्ट से इनको बड़ी अहमियत दी जा रही है, ख़ास तौर पे जो इन मौजूदा केसेस में। अच्छा, ये बड़े अहम केसेस हैं, इनमें किस तरह से पेशरफ्त होगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें जो है ना पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है और पॉलिटिकल जो है ना एक रिवेंज लिया जा रहा है ताकि ये केसेस को उस तरफ लेके जाएं। लेकिन बात फिर वहीं आएगी कि हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो हैं, जो नैब हैं या जो JIT की रिपोर्ट्स हैं, वो किस हद तक मौसर साबित होती हैं अदालतों में। नहीं, अदालतों में मौसर साबित करने के लिए तो जाहिर है कि एक जो लीगल साइड है उसको लिया जाएगा, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, चाहे जो डिफेंडर हैं वो हो। एक कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं कारी अब्दुस्तार अर्ज कर रहा हूँ डहरकी से। जी कारी साहब। एक तो सर, आप हजरात के बोलने से हमारे इल्म में इजाफा होता है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। सर, अर्ज ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किसी दौर में एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और अब खबरें आ रही हैं कि अगर जरदारी साहब को या फरियाल तालपुर साहबा को अरेस्ट किया गया तो वो तहरीक चलाएंगे। हुजूर, मैं ये आपके उससे अर्ज करना चाहूँगा
कि जुल्फकार अली भुट्टो के चंद एहसानात हैं, उसको किसी वक्त आप कर लें। और बड़े लीडर में जो है खूबियां खामियां होती हैं, लेकिन पीपुल्स पार्टी पे थोड़ा सा रहम किया जाए कि वो वफाक की सतह से गिरते गिरते लीडर ऑफ अपोजिशन से भी चली गई। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब या दीगर जो पीपुल्स पार्टी के साथ मुखलिस हैं उसको कोई जिंदा करना चाहे तो अमली इकदाम करने होंगे। अब सर ये दौर है नॉलेज का, इल्म का, कि हमारे जैसे गरीब लोग भी आपके तवस्सुत से अपनी आवाज चैनल तक और चलिए बिल्कुल के लोगों तक पहुंचा सकते। बिल्कुल कायद साहब, ये आपकी राय है, बिल्कुल ये आपके सबके सामने भी आ गई। जी शाह साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे, ये JIT की रिपोर्ट पे एतराज़ात भी आते हैं, प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी बात होती है। अब एक नई इस्तिलाह निकली है कि जनाब नेब, चूँकि जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं नेब के, वो बड़े कम उनको वेजेस होते हैं, कम फ़ी होती है, तो वो सही से केस नहीं लड़ पाते, तो इसके लिए ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देती नेब? देखिए, हमें अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मजबूत करना होगा। अगर हम किसी के ख़िलाफ़ कोई इस्तग़ासा लेके आते हैं, कोई कंप्लेन लेके आते हैं, तो उसकी जो है ना कनेक्टिंग एविडेंस को जो है साबित करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो साल चलते हैं लेकिन वो साबित नहीं हो पाते और आखिर में जो है वो बरी हो जाते हैं। अब कुछ इसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें तो वाकई में वो बेकसूर होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि एविडेंस, लेक ऑफ एविडेंस की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज़ को चला जाता है। ये है कि हमारे कानून का एक हिस्सा है। चले जी, नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। इस वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वापस आएंगे तो मोहम्मद अली शाह एडवोकेट साहब एक पब्लिक साइट पर भी काम कर रहे हैं, जो कराची में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन लॉन्च है, जो ड्राइव जारी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर, उन्होंने आवाम के जानिब से भी अदालत के सामने कोई मारूज़ात पेश किए, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। चलते एक ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अली शाह एडवोकेट साहब। ब्रेक पर जाने से कबल हमने जो बात की कराची सर्कुलर रेलवे, इस पर बहुत बात होनी है, क्योंकि हमारे जस्टिस गुलजार अहमद साहब एक से बल्कि दो से ज़ायद यहाँ पर बहुत अहम इजलास कर चुके हैं और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि कोई इस अवाम में ना रहे। कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होकर रहेगी और उसके ऊपर जो तजावज़ात हैं उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब ने उसके हवाले से दोनों साइड काफ़ी अरसे से इस पर रिसर्च भी की है और अदालत में भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शाह साहब, आपने जो तैयारी की, आप जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी मेयर कराची भी कह रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जनाब, लेकिन वो रेलवे तजावज़ात के ऊपर नहीं था, उन्होंने जनरल कहा कि अगर एक मकान भी तोड़ा गया तो वो रिज़ाइन कर देंगे। मेरे ख्याल बहुत सारे मकान तोड़े गए, अब शायद वो एक अगर सिर्फ टूटता तो वो रिज़ाइन कर देते, बहुत सारे चूँकि टूटे हैं तो उनकी बात वो नहीं होती। ये सर्कुलर रेलवे के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस पर मैंने भी वहाँ विज़िट किया है, हमारे न्यूज़ 1 की टीम ने भी एक से ज़ायद विज़िट किए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लकनाज हैं। देखें, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक इनिशिएटिव लिया जो काफ़ी सालों से तातुल का शिकार था। अगर बेसिकली हम देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे आवाम को बहुत सफरी सहूलियात मैसर होंगी। एक हमारे कराची जैसे जो है शहर को इस मेगा प्रोजेक्ट की बहुत अशद ज़रूरत थी, है और रहेगी। सही। इस प्रोजेक्ट के साथ हमें कुछ ऐसे अवामिल को भी मद्देनज़र रखना होगा कि हम देखें, आवाम की भलाई के लिए ही ये प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, शहर की खूबसूरती के लिए ही ये प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आवाम की जो है, कुछ आवाम को इससे रिलीफ मिले और ज़्यादातर आवाम को जो है वो नुकसान पहुंचे। आप क्या फील कर रहे हैं? मैं ये फील कर रहा हूँ कि हर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। हमारे कानून में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है 1997 के तहत, जिसकी सेक्शन 12 में ये बाकायदा लिखा गया है कि जो प्रोजेक्ट बनाया जाए उसकी जो है ना प्री कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन फेजेस के जो इम्पैक्ट आएंगे उसकी सराउंडिंग्स में, उनको डिटेल जो है डिस्कस किया जाए। अब अगर हम कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात करें तो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको जायका भी कहते हैं, 2009 टू 2013 में ये कर चुकी हैं। लेकिन ये इसकी एक बहुत डिटेल एक रिपोर्ट है, इसमें तमाम पहलुओं को बहुत ही तफसील से जो है डिस्कस किया गया है। बशमूल रीसेटलमेंट एक्शन पॉलिसी भी इसके अंदर जो है
अच्छा शाह साहब, इसमें ये भी फरमाइएगा, साथ साथ हम जो लीगल है वो भी, जो इफेक्टिव है वो भी बात करेंगे। अब मुझे यहाँ पर कराची में जो जापान के कौंसलर जनरल हैं इसुमोरा साहब, उनकी बात भी याद है, और हमारी जब उनसे नशिस्तें होती हैं तो उसमें भी ये बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास था, पता नहीं कैसे और कब हमें हमारे इल्म में लाए बगैर ये सिपेक, पार्ट ऑफ सिपेक बना दिया गया। ऐसी भी कोई आपने कोई बात सुनी है आपको? जी, ये देखें इनिशियली, क्योंकि आप जो हवाला दे रहे हैं जायका का, तो ज़ाहिर है कि ये बिलोंग टू जापान। बिल्कुल 2009 में देखें इसके रिवाइवल का जो है बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ था। 2009 में फिर एक सर्वे किया गया अक्रॉस दी सर्कुलर रेलवे, जो सराउंडिंग आबादियां हैं, कि उनको डिटरमिन किया जा सके कि इंक्रोचमेंट क्या है और रियल अफेक्टीज कौन से हैं। तो उनको डिटरमिन करने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने एक सर्वे किया जिसमें 4653 अफेक्टीज को डिटरमिन किया गया कि ये स्ट्रक्चर्स हैं कि जो इस प्रोजेक्ट की जद में आ रहे हैं। अच्छा, 4653 कुल ये 28 आबादियां हैं जो सर्कुलर रेलवे की सराउंडिंग में मौजूद हैं, जो यहाँ पे उस वक्त भी रह रही थी जब ये पहले भी सर्कुलर रेलवे की ट्रेन्स चलती थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को अगर देखा जाए तो ये खुशाइन आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे बहाल किया जाए। बहाली का मकसद ये है कि जो पहले जो ट्रैक था, जो मेन लाइन जिस पे तकरीबन कोई 90 की करीब ट्रेनें चलती थी और 14 ट्रेनें जो हैं वो लूप लाइंस पे चलती थी। मेन ट्रैक तो अभी भी ऑपरेटिव है, उस पे अब भी ये ट्रेन्स चल सकती हैं। अब रेलवे चाहता है कि इसको एक्सटेंड करे। प्रोजेक्ट पहले ये जापान के पास था, जापान ने इस पे तमाम रिसर्च की, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, रिसेटलमेंट एक्शन प्लान बना, और जो मुतासरा लोग हैं इनको किस तरह से घर के बदले घर बना के दिया जाएगा, ये लेटर्स भी दिए गए और साइट एलोकेशन भी दिखाई गई। शाह साहब इजाज़त दें तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर हैं, मे बी कि वो इससे मुतासिर हों और वो आपसे भी बात करना चाहते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फरहान भाई? याहिया बात कर रहा हूँ। जी याहिया। देखें, बात तो मुझे कुछ और करनी थी, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ अभी आपने सर्कुलर वे पे बात हो रही है तो मैं इसी पे बात करना चाहूँगा। बात यह है कि फरहान भाई सर्कुलर रेलवे बिल्कुल बहाल करें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन देखें यहाँ एक बड़ी, लेकिन ये सही कह रहे हैं याहिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्कुलर रेलवे बहाल होनी चाहिए, लेकिन जो इफेक्टिव हो वो बेहाल नहीं होने चाहिए। मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात यह है कि देखिए, जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनका कसूर नहीं है कि लोगों ने वहां लाके उनको बसाया, उनसे पैसे भी नहीं, वहां तो बाकायदा चले, जो इलीगल को छोड़ दे, बाकायदा बहुत सारे तो अलर्टेड, उनके पास लीज के कागज नहीं। अब सवाल ये है कि जब आप उनको निकालेंगे तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी, इनको जगह डिस्प्लेसमेंट रख दे। दूसरा मेरा आपके जो लॉयर है इनसे सवाल ये, देखें ये एक इंसानी जानों का भी मसला है। दूसरा ये जो आप ये प्रोग्राम जो जायका का था, जायका का प्रोग्राम इन्होंने कैंसिल कर दिया जापान वाला। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पूरा फिजा ने प्रोग्राम किया था और अर्बन रिसर्च वाले बंदे भी आए थे, इसकी इनके पास फिजिबिलिटी क्या है, इसके पास वर्किंग क्या है, इस पे कितना पैसा लगेगा, ये कितने अरसे तक मुकम्मल होगा। और कराची का आज बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। जब ये 60s में बनी थी तो उससे कितने लोग फायदा उठाते, आज कराची जो फैल चुका है उसकी एक्सटेंशन भी आपने क्या किया, ये अभी तक हमारे सामने कोई प्लान नहीं आया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल याहिया, ये मोहम्मद अली शाह एडवोकेट साहब का ताल्लुक भी यूआरसी से है, जो फिजा ने एक पूरा प्रोग्राम किया था, वो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी शाह साहब, आपने याहिया की बात भी सुनी, जी लेकिन पहले तो कंटिन्यू रखें ताकि फिर याहिया को ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, 2009 के बाद 2013 में कंफर्मेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सनस का रिसर्वे हुआ, उसकी जो है ना बाकायदा ये लिस्टें मुरतब हुई। ये देखिए, ये वो फॉर्म है जो कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि रेलवे का एक झेली इदारा है, इन्होंने डोर टू डोर ये सर्वे कंडक्ट किया, फिर ये लिस्टें मुरतब हुई। ये लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं। ये तमाम लिस्टें जो है ना हमें प्रोवाइड की गई, अदालत में भी मौजूद है। जी, अदालत में भी मौजूद है। मौजूदा टाइम पे हमारे 2 केसेस चल रहे हैं, एक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में भी चल रहा है, हमारी कराची सर्कुलर रेलवे एक्शन कमेटी की एक अलाइंस बनी हुई है जिसमें तमाम 28 आबादियों के मुतासरा नुमाइंदे भी शामिल हैं। वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसमें कुछ गवर्नमेंट के नुमाइंदे और कुछ मुतासरा आबादियों के नुमाइंदे थे, जहाँ पे एमिकेबली जो है इस प्रॉब्लम को, हमारी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए और उनको रिजॉल्व किया जाए। उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट भी जो है कमीशन के सामने जमा हो चुकी है, जिसके अंदर मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने बाकायदा ये लिख के दिया कि दे आर कमिटेड टू कंपनसेट टू द रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन ऑफ दिस रेलवे KCR। अब जो 17 नवंबर को जस्टिस गुलजार साहब ने जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया था कि सर्कुलर को बहाल किया जाए, उस
ऑर्डर को जो है ना मतलब उसकी स्पिरिट के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं, इसमें एविडेंस क्या देंगे आपके, उसको उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा उस पर? देखें, सबसे पहले तो हम ये आ जाते हैं कि बुनियादी हमारी पॉलिसी या फ्रेमवर्क क्या था, क्या है और क्या होगा। जैसे अभी याहिया ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, हम भी इसकी फेवर में हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बने, लेकिन जो डिसाइड हुआ था कि जो मुतासरा ख़ानदान हैं उन्हें रीसेटल किया जाएगा, उन्हें बने हुए घर दिए जाएंगे और 30 डेज़ का नोटिस दे के फिर उन्हें घर जो दिए जाएंगे वो बने हुए होंगे 80 गज के आरसीसी घर बने हुए होंगे प्लस 50,000 उस वक्त। ये देखें, ये 2009 का मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिसेटलमेंट एक्शन प्लान था। अब 2019 आने वाले 10 साल में डॉलर कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, तो वो 50,000 की अब क्या वैल्यू होगी ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और बने हुए घरों की उस वक्त क्या कीमत थी, अब क्या है, अब ये किस तरह होगा, क्या पॉलिसी अब तक अनाउंस नहीं की जा रही। इसमें शाह साहब मैं एक प्रोसीडिंग देखी थी मैंने जस्टिस गुलजार साहब की, वो प्रोसीडिंग थी या आपका एक जो मीटिंग थी उसमें तमाम इदारे मौजूद थे, उसमें देखी मैं बड़ा तेज़ी से नज़र आया जस्टिस गुलजार साहब, मुझे बिल्कुल फ्रेश और फेयर नज़र आया। उन्होंने 2 रोज़ पहले भी जब एक इजलास था उसमें मैं नहीं जा सका था लेकिन हमारे दोस्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि इसमें कोई इबाम में ना रहे, बल्कि उन्होंने बाज़ अहम इदारे जो हैं हमारे उनकी इंक्रोचमेंट भी रिमूव करने के लिए उन्हें ऑर्डर दिए। उन्होंने कहा जी ये मुझे आइंदा मीटिंग के अंदर ये सुनने को ना मिले कि जनाब ये किसी ने ताकत की बुनियाद पे नहीं होने दिया काम। तो वहाँ उनके नॉलेज में है ये बात? देखें, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। जस्टिस गुलजार साहब के सामने जो है ना तमाम तर जो फैक्ट्स हैं वो शायद रखे गए या नहीं रखे गए, अब इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो हम अखबारात से, जो टीवी चैनल से जो हम सुन रहे हैं, सर्कुलर रेलवे के ख़ास तौर पे हवाले से, अब गुज़िश्ता दिनों जो चीफ साहब आए हुए थे उन्होंने भी कहा था कि हमने घर गिराने के कोई ऐसा जो है ना ऑर्डर नहीं किया, लेकिन अगर घर गिरते हैं तो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उनको मुतबादिल फराहम करें। तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान जो इस वक्त हैं वो बयानात जो दे रहे हैं कि हम मुतबादिल देंगे, हम रीसेटल करेंगे, लेकिन आज 9 रोज़ हो चुके हैं कराची सर्कुलर रेलवे की साइड पे ऑपरेशन जारी है। और ये मुकदमा कौन सी अदालत में ज़ेर समात है, ये जो आपने एक प्ली ली हुई है? देखिए, ये हमारा सीनियर सिविल जज साहब की अदालत में मुकदमा जारी है, वहाँ रेलवे ने अपना जवाब भी दाखिल करा चुके हैं और एक अलायंस की जानिब से नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। क्योंकि शाह साहब एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, जब वापस आएंगे क्योंकि एक ये बड़ी डिटेल आप एक गुफ्तगू बता रहे हैं, इससे पहले भी फ्रंट पेज पे एक प्रोग्राम हो चुका है, फिज़ा जैसे याहिया भी बता रहे थे, तो हम डिटेल इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची सर्कुलर रेलवे पर ही शाह साहब से गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोहम्मद अली शाह एडवोकेट साहब। आज हमने फोकस रखा हुआ है कराची सर्कुलर रेलवे, इसमें पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था, लेकिन चूँकि एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको भी पता लग रही होगी, हमें भी, और हम ये चाहते हैं कि हुकाम तक भी ये बात जाए, क्योंकि लाखों अफराद हैं, यानी अगर 4-4.5 हज़ार घर हैं तो उसका मतलब ये है कि लाखों अफराद बनेंगे। तो इस पर गुफ्तगू जारी है हमारी। जी शाह साहब, इसमें एक वो याहिया वाली बात भी कि पता चले जी दूसरे स्टेशन वाले तो फ़ायदे में रहेंगे और ये सर्कुलर रेलवे, और फिर ये जो आप अभी तमाम मुतासरीन के हवाले से बता रहे थे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इनको जो डिस्प्लेस होंगे उनको सेटल करने के लिए क्या मेयर कराची उसके ज़िम्मेदार हैं या और भी इदारे इसमें अंदर शामिल हैं? देखिए, इनिशियली तौर पे जो है कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसी मकसद के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो पाकिस्तान रेलवे की एक ज़ेली ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद था कि इस प्रोजेक्ट के मुतासरीन को रिसेटल करना और व्हीकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट की ये ऑर्गेनाइजेशन थी। अब आगे चल के जब ये प्रोजेक्ट जायका से ट्रांसफ़र होके ये अब सुना है कि चाइना इसको जो है ऑपरेट कर, और सीपैक का भी एक हिस्सा है, तो ये प्रोजेक्ट फिर हमने सुना कि ये फेडरल से प्रोविजनल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो गया और जो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी है वो इस प्रोजेक्ट को लेके चलेगी। अभी तक इन फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट के आपस के कुछ जो मामलात हैं कि वो राइट ऑफ वे हैंड ओवर नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में है कि कौन इसे जो है प्रोजेक्ट को चलाएगा, यानी अभी तक क्लियर नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ये हैंडल करेगी या सिंध गवर्नमेंट। लेकिन मैं एक बात ये बताता चलूँ कि इनिशियली तौर पे देखें, इसके 3 जो है ना स्टेक होल्डर्स या पार्टनर्स आप कहें, फेडरल गवर्नमेंट का इसमें 60% हिस्सा है इस प्रोजेक्ट के अंदर,
और जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट है उसका 25% है और शहरी गवर्नमेंट का 15% हिस्सा है। ये तीनों इसमें पार्टनर हैं इस प्रोजेक्ट के, और तीनों ही गवर्नमेंट जिम्मेदार हैं कि जो मुतासरा लोग हैं जिनका सर्वे कर चुकी है गवर्नमेंट ने खुद हमें रजिस्टर्ड किया, हमें ID कार्ड्स दिए, नंबर जनरेट्स हुए, तो अब रीसेटल कैसे होंगे? ऑपरेशन तो जारी है कि वो जो है घर डिमोलिश भी हो रहे हैं, पटरियाँ वागुजार भी हो रही हैं। तो जो 99% जो वर्क हो चुका है, रीसेटलमेंट एक्शन प्लान बन चुका है, रिपोर्ट्स डेवलप हो चुकी हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी हैं, लिस्टें बन चुकी हैं, इनको कब किया जाएगा? ये तो आहिस्ता आहिस्ता तो ड्राइव फैलती जा रही है और रीसेटलमेंट जो है वो अमली तौर पे कहीं नज़र नहीं आ रही। तो इसमें क्या ऐसा मुमकिन है, हमारी तो तजवीज़ भी होगी आपको भी, और आप अपना ज़ाहिर के काम भी कर रहे हैं कि URC को एक पूरी एक तजावीज़ात जो होती है, तजावज़ात नहीं, तजावीज़ात जो है, तजावीज़ बनाकर जस्टिस गुलजार साहब को मेरे ख्याल पेश करना चाहिए कि भाई हो सकता है उन तक ये बात ना पहुंचाई गई हो कि इस तरह के सारे मामलात बन चुके हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल जो आप भी बता रहे थे कि बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा, उस वक्त तो हम भी मौजूद थे कोर्ट के अंदर, जब उन्होंने कहा भी हमने तो ये बातें नहीं की हैं, तो ये इस तरह क्यों हो रहा है, तो उसको रोकथाम भी होनी चाहिए थी। आपने बहुत मतलब ठीक फरमाया कि URC अर्बन रिसोर्सेज सेंटर वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी रिसर्च कर चुकी हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, और आरिफ हसन साहब जो हैं उन्होंने टाइम टू टाइम इस प्रोजेक्ट में अपनी जो है ना फीडबैक्स भी दिए, इसके ऊपर अपने आर्टिकल्स भी लिखे, और मैं समझता हूँ कि मतलब ऊपर हमला भी बर्दाश्त किया उन्होंने। अब देखें ना, ये आवाम के लिए किया, ये हुकूमत के लिए किया, ताकि ये जो है इदारे बेहतर तौर पे अपने वर्क को प्रोग्रेसिव कर सकें, आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। इस तरह की ये हमारी खुश नसीबी है कि आरिफ हसन साहब जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं ख़ास तौर पे अर्बन डेवलपमेंट में, कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें कहीं बाहर से जो है खिदमात नहीं लेनी पड़ेंगी। और इन्होंने गुज़श्ता आरिफ हसन साहब की खिदमात बाहर वाले लेते हैं, बाहर वाले लेते हैं, मौजूद है पूरी दुनिया में, जो आरिफ हसन साहब ने उसमें एडवाइजरी का बल्कि एक्टिव पार्ट प्ले किया है। देखिए अभी गुज़िश्ता दिनों ये जो इम्प्रेस मार्केट में भी हुआ, यहाँ भी आरिफ साहब ने कहा कि मैं वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूँ कि इस प्रोजेक्ट्स को या जो दीगर जो ड्राइव जो चल रही है इसको किस तरह ऑर्गेनाइज करके रीसेटल किया जा सकता है। ये सर्कुलर रेलवे के जो मुतासरीन है उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? अब आप एक अरसे से अदालत के अंदर मौजूद हैं, और अब इतना बड़ा अगर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसको भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर कौन इंसाफ देगा इन मुतासरीन को? देखिए मैं इस चैनल के तवज्जुद से ये जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह एक वाटर कमीशन बना है, इसी तरह एक जो है ये मुतासरीन का या सर्कुलर रेलवे या जो भी ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब होते हैं उनको केसेस की जो है ना एक भरमार है और वक्त की किल्लत होती है, तो इतना डिटेल में जो है ना मतलब सुना नहीं जा सकता। जिस तरह जो है ये जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाए तो बहुत बेहतर अंदाज में काम करे। कमीशन जब आ जाएगा तो फिर ये तमाम एविडेंस भी हम जो है मुतल्लिका अदालत और उस कमीशन के सामने रख सकेंगे, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी आ सकेंगी, मुतासरा लोगों की जो है दादरसी भी की जा सकेगी, गवर्नमेंट को भी पाबंद किया जा सकेगा कि जो आपने वादे किए हैं, जो रीसेटलमेंट एक्शन प्लान बन चुके हैं, जो ऑफर लेटर्स दे चुके हैं, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। यानी इसमें और सर्कुलर रेलवे के हवाले से भी एक वजाहत कर दें, जो सारी आपने 4653 इफेक्टिव्स की बात की, ये सिर्फ अगर हम ये देखें कि नाथा खान से या ड्रिग रोड स्टेशन से अगर हम आएँ तो ये वज़ीर मेंशन तक के मुतासरीन हैं, या ये जो राउंड पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा है उसके मुतासरीन हैं? अच्छा, ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो आपने मतलब अभी बयान किया है। ये 4653 जो है ये KCR के फर्स्ट फेज़ के जो है अफेक्टीज़ हैं। KCR जो है वो 3 फेजेस में कंस्ट्रक्ट होगा। फेज़ 2 का तो अभी सर्वे हुआ ही नहीं और फेज़ 3 का भी नहीं हुआ। फेज़ 1 क्या है, फेज़ 2 क्या है, फेज़ 3 क्या है? देखिए फेज़ 1 ये वो मतलब मंसूबा है जो पुरानी सर्कुलर जो चल रही थी इसको कुछ हद तक एक्सटेंड किया गया है, कुछ नए एरियाज़ को इसके अंदर शामिल किया है ताकि रेलवे के जो है ना हम इसको मौसर बना सकें दीगर आबादियों तक भी। फेज़ 2 में भी इसी तरह का कुछ जो है ना इन्होंने अपने मज़ीद एक्सटेंड किया है, जो इसके देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आएगा और इसको आगे कैसे फैलाया जा सकता है। और फेज़ 3? फेज़ 3 भी इसी तरह से ही है। इस 3 हिस्सों पे रखने का मकसद है कि इसको बेहतर अंदाज में जो है मुकम्मल किया जा सके। लेकिन ये जो सर्वे है 4653 ये मुकम्मल मुतासरीन का नहीं है। अच्छा, मुकम्मल मुतासर जो मेन रेलवे लाइन है वहाँ का भी कोई सर्वे नहीं हुआ? हाँ, मैं इसमें एक कॉलर ले लेते हैं, शामिल करते हैं, फिर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी
कौन मैं कहाँ बात से? कर रही हूँ कराची से। जी 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 मुझे दो बातें करनी है आपसे। जी, एक तो ये कि ये सर्कुलर रेलवे के जो कह रहे हैं गरीब शहरी गरीब मुतासरीन, आप ये बताइए कि इनको बिठाया किसने है यहाँ पे? सही। जब ये लोग बैठ रहे थे, जब इनको बताया नहीं है कि ये भाई ये रेलवे लाइन जा रही थी, पहले ही नहीं बिठाना चाहिए था इन्हें। जो लोग लेकर आए, जो उन्होंने बिठाया, उनकी जिम्मेदारी है। दूसरे मैं ये बसंत के लिए कहना चाहती हूँ कि ये लोग क्यों अपनी नाअहली छुपाने के लिए बसंत की इजाज़त दे रहे हैं? बसंत तो बिल्कुल भी हमारा त्यौहार है ही नहीं। त्यौहार किस बात का कह रहे हैं ये लोग? मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं और ये गलत त्यौहार लेके आ रहे हैं। त्यौहार है ही नहीं है हमारा, तो बिला वजह खूनी खेल खेला जा रहा है अपनी। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर्कुलर रेलवे की आप बात कर रहे थे। ज़ाहिर है कि हमारे कॉलर्स हैं, उनके अपने जो ख्यालात होते हैं और उन्हीं के लिए प्रोग्राम होता है ये, लेकिन वो सर्कुलर रेलवे पर हम जो बात कर रहे थे। जो इन कॉलर ने जो फर्स्ट पॉइंट कहा, ये कैसे बैठे, किस तरह, मैं ज़रा इसको भी वजाहत जी जी बिल्कुल। ये फारहान साहब वो आबादियां हैं जब पार्टीशन के वक्त वजूद में आई थी। उस वक्त एक जर्नल एक जो है अनाउंसमेंट थी कि जिन्हें जहां जगह मिलती है, जो हिजरत करके आए थे वो वहां बैठ जाएं। ये इस्टेब्लिश्ड है, इनके पास राशन कार्ड मौजूद हैं 82 के, 75 के, इनके पास 52 के एविडेंस। 75 तो वो दौर नहीं था ना कि जब ये अनाउंसमेंट की गई थी शाह साहब। मैं इनिशियली वो बता रहा हूँ कि देखिए जब राशन कार्ड थे, हमारे पास एक 82 का एक जजमेंट है अदालत का। अदालत ने अपने जजमेंट में ये बात कोर्ट की है कि ये आबादी 52 से आबाद है। हाँ, क्योंकि अगर हम शाह साहब वो भी लेना कि 70 वाली जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ बांग्लादेश की सूरत में, उसके बाद भी मुतासरीन जो है वो यहाँ पर नहीं आबाद हुए। वो तो ज़ाहिर है कि औरंगी टाउन था, दाबेजी, मुख्तलिफ इलाकों में हुए। अच्छा, इसमें देखें एक बहुत अहम बात है कि सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी एक महकमा बनाया गया। वो इसीलिए बनाया गया कि जो इस तरह के लोग जिन जगहों पे आबाद है वो मुतलका महकमे से NOC लें और इन्हें रेगुलराइज किया जाए, इन्हें बाकायदा लीज फराहम की जाए। साहब एक ज़मनी सवाल इसमें, ये कच्ची आबादी की जो वजारत है या बोर्ड है, ये सिर्फ सिंध में है या पूरे पाकिस्तान में? देखिए सिंध कच्ची आबादी तो बाकायदा मौजूद है। हमारे मौजूदा जो सईद गनी साहब हैं वो इसके मिनिस्टर बल्दियात भी हैं, उनके अंडर में आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1987 में ये बाकायदा कानून जब तश्कील पाया और उसके अंदर लिखा गया कि 40 घरों पे अगर कोई आबादी मुश्तमिल है और वो 1985 से पहले की अपनी जो है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देती है, तो कानून में हुकूमत जिम्मेदार है कि वो उन्हें रेगुलराइज करे। तो अगर ये आबादियाँ अपने जब सबूत फराम कर रही हैं 50-52 से मुतल्लिक, तो फिर इन्हें रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया? तो अब ये सर्कुलर रेलवे को कैसे सम अप करेंगे? आप क्या एडवाइस करेंगे कि भाई इसको किस तरह से लिया जाए? ज़ाहिर है कि अदालत में भी ज़ेर समाअत है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मैं इसको यूं ही सम अप करूँगा कि हमारी जो आला अदलिया है उनके नाम को लेके जो है नीचे एक हरासमेंट फैलाई जा रही है। हमारी आला अदलिया कभी भी नहीं चाहती कि कानून की वायलेशन हो, वो तो इंसाफ फराहम कर रहे और हम चाहते हैं। इसमें मेरे ख्याल से एक कमीशन जो है अदालत को बनाना चाहिए जो ये डिटरमिन करें कि इंक्रोचमेंट क्या है और जो असल रजिस्टर्ड अफेक्टेड पर्सन हैं वो क्या है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा फ्रंट पेज। हमारे साथ मोहम्मद अली शाह एडवोकेट साहब थे, कराची सर्कुलर रेलवे पे ख़ास तौर पे आपका काम है। URC अर्बन रिसोर्स सेंटर के हवाले से आरिफ हसन साहब का एक बड़ा नाम है और हम उम्मीद यही करते हैं आला अदालत से भी और जो मुतालिका इदारे हैं, ख़ुद मेयर कराची, कंटोनमेंट बोर्ड से, तमाम से, कि जो मुतासरीन है कराची सर्कुलर रेलवे के, कि उनको मुतबादिल जो एक प्रॉमिस है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी हैं, उनको ज़रूर आबाद किया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फ़ारान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ऑलवेज़ जिंदाबाद।